स्वागत है फिर सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जो कि बेसिकली है बिहार सीजीएल 4, जिसे हम सचिवालय सहायक के नाम से कहते हैं। इसका आज से शुरुआत हो चुका है चैप्टर वाइज कह सकते हैं स्टडी प्लान का। जैसा कि पता होगा कि बिहार सचिवालय सहायक का मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बताया था कि जुलाई तक ये फॉर्म आ जाएगी और इसका रिजल्ट जो है वो चुनाव से पहले ही आप लोग को सारा करवा लिया जाएगा। अब चूंकि जुलाई में फॉर्म आएगा तो जाहिर सी बात है कि अगस्त तक आपका इसका पीटी ले लिया जाएगा और आपके पास काफ़ी कम समय रहेगा। तो मैं क्या सोच रहा था कि आप लोग का बिहार विधानसभा और परिषद के एसओ के मॉक टेस्ट के साथ साथ डेली आपको पॉलिटी की एक क्लास दिया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर मैं पॉलिटी पहले पढ़ाऊंगा, फिर आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिर ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और फिर आप लोगों को साइंस का पार्ट आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्रुप में अब ऐसे बच्चे जुड़ रहे हैं जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं, साथ ही साथ वो बिल्कुल नए हैं इस कंपटीशन के क्षेत्र में। तो उनके लिए मैंने ये प्रयास शुरू किया है। काफ़ी उनका रिक्वेस्ट था, कुछ बच्चों ने मुझे मेल भी किया था, कुछ बच्चों ने मुझे कॉल भी किया था कि सर हम जो है वो आपसे पैसे देकर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें उनकी पैसे की आवश्यकता नहीं है। मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पूरा का पूरा कह सकते हैं सचिवालय सहायक का सिलेबस पढ़ाऊंगा। और इस सिलेबस में जीएस का जो पहला पेपर होगा वो है पॉलिटी में कुल मिला के 20 से 22 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। चूँकि जाहिर सी बात सचिवालय सहायक की अगर एग्जाम की बात करते हैं तो इसका एग्जाम का जो लेवल है वो काफ़ी टफ रहता है। जाहिर सी बात है कि भैया अगर बढ़िया पोस्ट है तो आपको बढ़िया मेहनत भी करनी होगी। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार एसएससी सीजीएल में जो पॉलिटी का पेपर होता है जीएस का, उसमें कौन कौन से चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और किस किस चैप्टर को हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि आमतौर पर बच्चा जब खुद से पढ़ता है या फिर आप कोचिंग में भी जाते हैं तो कोचिंग वगैरह में क्या करते हैं, सिर्फ उनको अपने फीस से मतलब रहता है, यानी फीस मिला उसके बाद आप पढ़िए ना पढ़िए। दूसरी बात है जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट होती है वो सिर्फ प्रिंट करके आपको दे देते हैं, आपको पढ़ना है पढ़िए, उससे चना खाना है चना खाइए, उसको रद्दी के भाव बेचना रद्दी के भाव बेचिए। उनको सिर्फ पैसे से मतलब होती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा यूट्यूब पर आप लोग का प्लेटफॉर्म है जो कि एन एक्सपर्ट ऑल जीरो के नाम से है, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट कंटेंट दिया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने जो पुराने बच्चे हो तो देख ही लिए होंगे, नए बच्चों को अगर नहीं विश्वास हो जाकर देख लीजिएगा बिहार विधानसभा और परिषद का एसओ का मॉक टेस्ट का लेवल मैंने क्या दिया है। वो मॉक टेस्ट का लेवल आपको पैसे देकर भी नहीं मिलने वाला है इस पूरे मंडी में, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी, क्योंकि मैंने शुरू से एक ऐसा फैकल्टी के रूप में काम किया है और आज भी मैं ऑफलाइन बैच को पढ़ाता हूं, तो कहीं ना कहीं वहां पर तो मैं विवश रहता हूं पैसे लेकर पढ़ाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक मलाल रहता है कि मैं गरीब बच्चों के लिए, अपने बिहार के भाई बंधुओं के लिए, वैसे बच्चे जो आर्थिक से कमजोर हो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो उनके लिए आज प्रयास शुरू कर रहा हूं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा जीएस ऑल, चूँकि मैं जीएस के सारे पेपर को पढ़ाता हूं, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, ठीक है। सारे सेक्शन को मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं सारे सेक्शन को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा और डेली कोशिश करूंगा कि एक चैप्टर को पढ़ा दूं। हालांकि वीडियो मेरा 15 से 20 से 25 मिनट होगा। आप लोग का बस एक दायित्व बनेगा, उस पैसे के ना देने के एवज में बस एक आप काम कीजिएगा गुरु दक्षिणा के रूप में, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने एक दोस्त को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसे भी मालूम चल सके कि इस पूरे बिहार में एक ऐसा भी शिक्षक है जो कि आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट पॉलिटी या फिर बेस्ट पूरे जीएस का कंटेंट देने का है। बस आप लोग को, मुझे और हमारे चैनल को सिर्फ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, ताकि उन्हें भी मालूम चल सके। चूँकि होता है ना, कभी कभी इंसान जानकारी के अभाव में अवसर को छोड़ देता है, लेकिन अगर उसे जानकारी मिल जाए कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतने बेस्ट कंटेंट मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को भी अवसर के समय उसको कह सकते हैं अवसर को प्राप्त कर सकता है और सफलता को प्राप्त कर सकता है। बस आप लोग से यही है, जिनूनली, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। वीडियो को देखने के बाद एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा और उसको इस बारे में जरूर बताइएगा कि बिहार में कोई ऐसे फैकल्टी है जो हमारे बिहार के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो हो गया सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि हम लोग पॉलिटी में, जो कि जीएस का एक पेपर है, उसमें क्या क्या चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर चैप्टर की बात करते हैं तो मैं आप लोग को चैप्टर का नाम बताता हूँ, चूँकि आज ये वीडियो बेसिकली आपको इसी पर आने वाला है। 5 से 10 मिनट का वीडियो का पूरा पहले चैप्टर देख लीजिएगा। आमतौर पर होता है क्या है, पूरे बिहार मंडी में अगर आप लोग पढ़ने जाते हैं जीएस, तो जीएस में बहुत सारे चैप्टर को आप लोग को हाइड कर दिया जाता है। हाइड करने का क्या कारण है, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मतलब होता है कि अगर सारे चैप्टर पढ़ाएंगे तो बैच लंबा चलेगा तो फिर नया बैच कैसे बनाएंगे, नया बैच नहीं बनाएंगे तो फिर उनका जो है वो बिजनेस कैसे चलेगा। लेकिन मैं आपको हर टॉपिक को यहाँ पर लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा कि पॉलिटी में कितने टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। पहला होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना होता है। संविधान क्यों बना, कैसे बना, कब बना, क्या क्या चीज़ें संविधान में हटाई गई, जोड़ी गई, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या था, उसकी कमेटियाँ कौन कौन सी थी। अक्सर यहाँ से प्रश्न आते हैं कि जैसे मान लो फंडामेंटल राइट कमेटी कौन थे, लॉ मेकिंग कमेटी कौन थे, ठीक है। ये तमाम कमेटियों के नाम आते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। दूसरा आता चैप्टर हमारा आता है प्रियम्बल की बात करते हैं तो हमारे भारत का एक तरह से कह सकते हैं इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस, आखिर से प्रियम्बल का मतलब क्या है और उसमें प्रियम्बल में कौन से बातें दी गई हैं, जैसे कि सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, फ्रेटर्निटी,
इन तमाम बातों को एक एक डीएनए करेंगे। कभी कभी सीरीज दे देता है, उसको अरेंज कीजिए जिस तरह से वो हमारे संविधान का प्रस्तावना में दिया गया है कि सेकुलर पहले आता है या सोशलिस्ट पहले आता है या फिर कह सकते हैं इंटीग्रिटी पहले आती है। तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है हमारे केंद्र के बारे में पढ़ेंगे कि केंद्र क्या है, यानी यूनियन एंड टेरिटरीज, यानी पूरा भारत और उसके संघ केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि 8 हमारे अभी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आर्टिकल 1 से 4 जो है वो पूरा यूनियन के बारे में कहता है और यूनियन टेरिटरीज के बारे में कहता है, वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद चेंजेस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी किस किस संशोधन के द्वारा हमारे यूनिटेरियन टेरिटरीज में बदलाव किए गए। तो ये तमाम क्वेश्चन भी सचिवालय सहायक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर आता है नागरिकता। तो नागरिकता में नागरिकता संशोधन बिल भी पढ़ेंगे जो अभी नया आया है। मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, कैसे कोई भारत में नागरिकता ले सकता है। सिटीजनशिप रिलेटेड प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत में अभी संविधान में नागरिकता को लेकर के क्या प्रावधान अभी बनाए गए हैं, यानी किस तरह से नागरिकता इंसान छोड़ सकता है, प्राप्त कर सकता है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बेसिकली पॉलिटी का सबसे जो पसंदीदा चैप्टर होता है किसी भी एग्जामिनर का, वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का नेचर क्या होता है, इसका प्रकार क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, फंडामेंटल राइट को हम लोग संविधान में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। तो ये हमारे 5 चैप्टर हो गए। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट से ही जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, रिट्स क्या होता है फंडामेंटल राइट्स में, रिट्स क्या होता है ये भी बताएंगे। फंडामेंटल राइट को वापस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अधिकार दिए जाते हैं रिट्स के माध्यम से। अब आते हैं छठा चैप्टर, तो वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी को हिंदी में बोलते हैं राजनीति निरसक तत्व, ठीक है, और इसे अंग्रेजी में डीपीएसपी कहा जाता है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। इसका नेचर क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या संबंध बनाते हैं वो भी देखना होगा। क्रिटिक एंड चैलेंजेस इन देयर इम्प्लीमेंटेशन, कि उसको लागू करने में क्या क्या हमारे सामने दिक्कतें आती है। फंडामेंटल राइट को लागू कर देते हैं तो डीपीएसपी में क्या दिक्कत आती है, ये तमाम चीज़ों को हम लोग विस्तार में देखेंगे, ठीक है। काफ़ी डेप्थ में आपको पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि बीपीएससी का भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। आई एम स्टिक टू माई वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, कि जो मौलिक कर्तव्य हैं जो कि हमारे अभी वर्तमान में स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य हमारे भारत में रखे गए संविधान में, एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट को जोड़ा गया था। इसका क्या इसका सिग्निफिकेंस है और क्या इसके क्रिटिसिज्म है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अमेंडमेंट, संशोधन, जो कि हमारे संविधान का सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना शायद भारत का संविधान इतने वर्षों तक नहीं चल पाता या फिर लोग इसको इतने समय तक होल्ड करके नहीं रख पाते, क्योंकि संविधान में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे वक्त के साथ बदलाव भी करने की आवश्यकता पड़ती थी। तो उसी में एक अमेंडमेंट संशोधन का प्रस्ताव लाया गया। प्रोसीड्यूर, अमेंडमेंट आमतौर पर आर्टिकल 368 के तहत आता है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन, हालांकि अमेंडमेंट तो बहुत सारे हो चुके हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हमारे पढ़ने होंगे और उनका क्या योगदान है वो भी हमें देखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 8 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूँ तो 9 में क्या है देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 9 में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आमतौर पर इसे लोग अलग चैप्टर से पढ़ते हैं, जुडिशियरी का पार्ट कहते हैं, लेकिन मैंने इसे लक्ष्मीकांत का जो टॉपिक है उसमें देखा है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से इसे बोला गया है। इसमें क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कब करता है, क्यों करता है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं वो देखना होगा। की केसेस डिफाइनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी जैसे कि केशवानंद भारती केस आप लोग देखे होंगे, ये सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या योगदान रहा है। उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि केंद्र में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको की कार्यपालिका शक्ति दी गई है, जैसे राष्ट्रपति को दी गई है, उपराष्ट्रपति को दी गई है, प्रधानमंत्री को दी गई है, मंत्रिपरिषद को दी गई है, अटॉर्नी जनरल को दी गई है, उनकी क्या शक्तियाँ होती हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, इमरजेंसी में कौन कौन से इमरजेंसी होते हैं, तो 352, 356, 360 यानी आपातकालीन की शक्तियाँ वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं 11 को हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट यानी संसद, और बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो संसद राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद में उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एडवर्ड लुटियन ने बनाया था। कंपोजिशन यानी वही राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाते तब संसद बनता है। लोकसभा क्या अलग डिटेल में पढ़ेंगे, राज्यसभा अलग क्या डिटेल में पढ़ेंगे, उसके क्या कार्य होते हैं वो पढ़ेंगे। पार्लियामेंट में जो कमेटी बनती है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर पार्लियामेंट में उनके कार्य को करने के लिए कुछ कमेटियाँ बनाई जाती है जो उनके काम को देखती है या फिर किसी विशेष कार्य पर वो काम करती हैं, वो देखेंगे। उसके बाद जब पार्लियामेंट देख ले तो स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी अपने राज्य की बात करते हैं तो हमारे राज्य के सबसे पहले व्यक्ति गवर्नर होते हैं, उनका क्या कार्य होता है। मुख्यमंत्री, उनका क्या कार्य होता है। मुख्यमंत्री के अंदर जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनका क्या कार्य होता है, उनकी क्या शक्तियाँ होती है, तमाम चीज़ देखेंगे, ठीक है। ये तो होगा 12 चैप्टर।
अब आप लोग दिल से बताइएगा, क्या इतने सारे चैप्टर आपको आपके कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं? शायद अगर इतने पढ़ाए भी जाते होंगे तो आगे मैं और दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोग को नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज का नाम तो आना ही आना है। पंचायती राज में शहर में क्या विकास हुए हैं, गाँव में क्या विकास हुए हैं, 73वें संशोधन में क्या जोड़ा गया, 74वें में क्या जोड़ा गया है। उसके बाद जुडिशियरी की बात करते हैं तो न्यायपालिका हमारा तीसरा पिलर माना जाता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, कैसे ये एक तरह से स्वतंत्र कार्य करता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, किस तरीके से न्यायिक पूर्वावलोकन के कार्य करते हैं। PIL क्या होता है, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। PIL में किस तरह से हम लोग से लागू करते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो कि आर्टिकल 324 के तहत आता है। इलेक्शन कमीशन क्या कार्य करता है, कैसे ये इंडिपेंडेंट कार्य करता है। उसके बाद दल बदल कानून के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा 10वें अनुसूची में आता है। किस तरह से कोई एक पार्टी का विधायक दूसरे पार्टी में जाकर निर्दलीय जुड़ता है, या सांसद जो है वो एक पार्टी जुड़ के दूसरा सांसद चला जाता है, ये सारे देखेंगे। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हमारे भारत में SC ST और माइनॉरिटी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोविज़न गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यानी भारत सरकार और हमारे संविधान के सहयोग से इसे दिया गया है कि भारत में SC ST का बचाव हो सके। उसके बाद ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, यानी जो हमारा प्राधिकरण होता है उसके बारे में क्या होता है। तो ये ट्रिब्यूनल आमतौर पर कोई आपको जल्दी पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होता है वो पढ़ेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है वो पढ़ेंगे। NGT जो आमतौर पर हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बनाई जाती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। NGT 2010 में बनाई गई है। तमाम विस्तार चीज़ आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग को सचिवालय सहायक में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैच्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है। तो जिसका आर्टिकल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली होती है, और जिसका कानूनी तरह से स्थापना होता है वो स्टैच्यूटरी बॉडी होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या होता है उनका, जैसे कि UPSC की बात करते हैं तो UPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। CAG हमारा आर्टिकल 148 में आता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये हमारी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और क्या स्टैच्यूटरी है, काफ़ी डेप्थ में देखेंगे हम लोग। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। ये आमतौर पर लोग हर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं टीचर और जो संस्थान वो छोड़ देते हैं। क्या होता है गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एंड देयर इम्पैक्ट, यानी भारत सरकार की या सरकार की नीतियाँ, सरकार की राजनीति और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट, यानी अगर मान लो कि चलो कि कोई सरकार है और सरकार अगर कोई नीति बनाती है तो उसका क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं गुड गवर्नेंस एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव की मैं बात करता हूं तो किस तरह से हमारी अच्छी सरकार जो होती है वो किसी राज्य में काम करती है, कौन कौन सी योजनाओं को हम लोग देखते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखना होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं चैलेंजेस, ये आखिरी चैप्टर है 21वां चैप्टर। तमाम चैप्टरों का नाम आप लोग लिख लीजिएगा और जाकर आप लोग मैच करवा लीजिएगा। जो बच्चे पढ़े उनको ओपन चैलेंज कहता हूँ। इतने सारे चैप्टर आपको किसी संस्थान में नहीं पढ़ाए गए होंगे, लेकिन आपको हमारे संस्थान में ये चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, एक एक चैप्टर। उसके बाद बात करें आखिरी चैप्टर 21वां चैप्टर पॉलिटी का है, चैलेंजेस टू द इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय राजनीति को किन किन चीज़ों से आने वाले समय चुनौतियां मिलने वाली है। तो पहला है फेडरलिज्म इशू है, दूसरा सेंटर स्टेट रिलेशन है, केंद्र संबंध का है। उसके बाद रीजनलिज्म जो हमारा क्षेत्रीयवाद, आज हमारे भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी बन गई हैं, क्या ये हमारे राज्य को आगे बढ़ाएंगी, ये राज्य को तोड़ेंगी। जैसे RJD का अलग पार्टी हो गया है, निषाद का अलग पार्टी हो गया है, OBC का अलग पार्टी हो गया है। कम्युनलिज्म जो होता है वो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। कास्ट पॉलिटिक्स हमारे भारत में हमेशा चलती है कि हर कास्ट जादव को वोट देगा, डोम को वोट देगा। ये जाति का जो पॉलिटिक्स है ये काफ़ी खराब पॉलिटिक्स, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर हम डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा आई थिंक 21 चैप्टर रहा जो कि हमारे सचिवालय सहायक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे GS के पॉलिटी में। ठीक है, सो बेसिकली मैंने आप लोग को ये वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन के लिए कि हम लोग क्या पढ़ेंगे और कब शुरू करेंगे। कल हम लोग शुरू करेंगे आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल, कि किस तरह से हमारा संविधान बना था, कल वो शुरू करेंगे। ठीक है, फाइनली आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कोचिंग वाले आप लोग को चैप्टर स्किप करते हैं और केवल अपना प्रॉफिट मरा करके, प्रॉफिट बैकिंग करके आप लोग के भविष्य का खिलवाड़ करते हैं, और तब जाके आप 6 महीने 7 महीने आप अगर तैयारी भी करते हो तो आपसे एग्जाम नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के लिए जितना आपको पढ़ाना चाहिए था वास्तव में उतना कोई संस्थान आपको नहीं पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन आपको इस प्लेटफॉर्म पर तमाम चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जिससे एक बार पढ़ने सफलता आपको सुनिश्चित हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपको अवसर और आपके पास कहीं ना कहीं एनर्जी एक बार में ही लगाना पड़ता है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको बार बार मेहनत करके आपके मन में एक असफलता की भावना है। एक बार ये पढ़िए, बढ़िया से बढ़िए, और इस पढ़ने के बाद सारा एग्जाम को आराम से क्रैक कीजिएगा। ठीक है, सो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।